अच्छा जी, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, बेसिक आर एल एंड आर सी सर्किट्स। तो सबसे पहला टॉपिक है द सोर्स फ्री आर एल सर्किट। ठीक है, तो जैसा कि इसकी हेडिंग है सोर्स फ्री आर एल सर्किट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सर्किट होगा उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हुए होंगे, रजिस्टर और इंडक्टर, बिकॉज आर एंड एल स्टैंड्स फॉर रजिस्टर एंड इंडक्टर। ओके, एंड सोर्स फ्री मीन्स इसमें कोई भी बैटरी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, यानी कि विदाउट एनी सोर्स अगर हम सर्किट को स्टडी करेंगे और सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, रजिस्टर और इंडक्टर, तो ये क्या कहलाएगा, सोर्स फ्री आरएल सर्किट कहलाएगा। ओके, नाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इस केस में हमारे पास हम बात कर रहे हैं किसकी, सोर्स फ्री आरएल सर्किट की, तो इस लिहाज से जो रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट होगा वो क्या होगा। The analysis of circuits containing inductors and or capacitors forms first order homogeneous linear differential equation। ठीक है, जब हम किसी ऐसे सर्किट को जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटर मौजूद हों तो स्टडी करते हैं, ठीक है, या एनालाइज करते हैं, तो इन सर्किट्स को एनालाइज करते वक्त हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होती है इनकी, वो कौन सी होती है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले जब आपने प्रीवियसली जब आपने स्टडी किया था, केवीएल और केसीएल अप्लाई किया था, तो उन सर्किट्स में सिर्फ रेजिस्टर्स मौजूद थे, ना ही इंडक्टर मौजूद था और ना ही कैपेसिटर मौजूद था। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी चार्ज एलिमेंट स्टोरिंग एलिमेंट शामिल हो जाता है तो फिर जो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें डिफरेंशिएशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली जो इक्वेशंस थी वो सिंपल लीनियर इक्वेशंस थी, उसमें डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन चूंकि अब सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर भी शामिल होगा, इसीलिए अब डेरिवेटिव भी शामिल होगा, क्योंकि हमने पहले देखा था जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर को स्टडी कर रहे थे कि इनके वोल्टेजेस और करंट्स के अंदर क्या शामिल होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन शामिल होता है। जैसे अगर इंडक्टर का वोल्टेज हम कैलकुलेट करना चाहे तो उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, V इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो इसमें डिफरेंशिएशन शामिल होता है। ठीक है, अब जो उसकी खासियत होती है वो क्या होती है कि जो नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, होमोजीनियस लीनियर है। ठीक है, ये आपने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सब्जेक्ट होगा उसमें पढ़ा होगा कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है जैसे y, तो इसका डिफरेंशियल मौजूद होगा। ठीक है, और अगर कोई इंडिपेंडेंट टर्म मौजूद होगी तो वो x की फॉर्म में नहीं होगी, वो y की फॉर्म में ही होगी, यानी कि डिफरेंशियल भी y का होगा और अगर अलग से हमारे पास वेरिएबल भी होगा तो वो y ही होगा। ठीक है, x इंडिपेंडेंटली नहीं आ रहा होगा, तो ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। खैर, और आपने मिड में इसी टाइप का एक क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया होगा, थर्ड क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो आर सी और आर एल सर्किट से रेलेवेंट ही था इस दफ़ा मिड का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशंस का। एनीवेज, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जो आंसर होता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किट का रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करता है। चूँकि हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर आर सी और आर एल सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो जो सर्किट का रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, बिकॉज दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम के वी एल के सी एल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी,
और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास आंसर आएगा, आंसर से मुराद क्या है, वोल्टेज या करंट की वैल्यूज़ आएंगी, तो बेसिकली दोज वैल्यूज़ विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, और उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल रिस्पॉन्स। द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट इज द बिहेवियर in terms of voltages and currents of the circuit with no external sources of excitation। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी कि रिस्पॉन्स की वो किस्म जो कि नेचुरल होगी। तो ऐसा रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स होगा वो नेचुरल होगा। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट शामिल नहीं होंगे। तो द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट इज़ द बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स। ठीक है, ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है सर्किट का बिहेवियर होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, या तो वोल्टेज या करंट, इन दोनों की सूरत में आपको किसी भी सर्किट का रिस्पॉन्स या उसका बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा विद नो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्साइटेशन शामिल नहीं होगी। एक्साइटेशन से मुराद क्या है, यहाँ पर सप्लाई है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई मौजूद नहीं होगी। Since this response depends upon the general nature of the circuit, the types of elements, their sizes and interconnection of the elements, it is often called the natural response। ठीक है, चूँकि जो रिस्पॉन्स होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, नेचर ऑफ द सर्किट पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है, इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स शामिल नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ क्या मौजूद होगा, सिर्फ कंपोनेंट शामिल होंगे, पैसिव कंपोनेंट्स। सही है जी। तो अब चूंकि इसमें सिर्फ कंपोनेंट शामिल हैं, तो ज़ाहिर है उनमें जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं कि नेचर ऑफ एलिमेंट कौन सा है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है या इंडक्टर है। तो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, आफ्टर कैटेगराइजेशन ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट, जो अगली चीज़ होगी वो क्या होगी, साइज़ ऑफ एलिमेंट क्या है, कि रजिस्टर है तो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। छोटे से मुराद क्या है या साइज़ से मुराद क्या है, कितने ओम्स का है। ठीक है, किलो ओम में है या मिली ओम में है या सिर्फ ओम में है। तो डेफिनेटली अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वोल्टेज कम हो जाएगा, सॉरी वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो इंडक्टर है, अगर वो बहुत बड़ा इंडक्टर है तो उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, वोल्टेज और करंट वगैरह की वैल्यूज़ इंडक्टेंस पर डिपेंड कर रही होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी किस पर डिपेंड करेंगी, फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही होंगी, यानी कि नेचुरल पैरामीटर्स। ठीक है, फिर ये आपस में कनेक्टेड किस तरीके से हैं, इनका जो इंटर कनेक्शन है इन कंपोनेंट्स का वो कैसा है। ठीक है, आया कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं या ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, किस कम्बिनेशन में आपस में इनका इंटर कनेक्शन मौजूद है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द नेचुरल पैरामीटर्स ऑफ अ सर्किट एक्सक्लूडिंग द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, तो चूंकि नेचुरल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है सर्किट का बिहेवियर, इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। राइट, ओके जी। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। देखें, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जैसा कि इसका जो नाम है उसी से ज़ाहिर है कि ट्रांजिशन से निकला है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, तब्दीली। ठीक है, वेरिएशन या चेंजिंग। तो अगर हम किसी भी सर्किट में किसी भी कैपेसिटर को, लेट सपोज अगर हम चार्ज कर देते हैं, ठीक है, हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको हमने चार्ज किया, सही, और फिर उसको हमने रिमूव कर दिया, सोर्स से हटा लिया उसमें से सोर्स जिससे हमने उसको चार्ज किया था, तो क्या ये कैपेसिटर हमेशा चार्ज रहेगा? नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके करते हुए ग्रेजुअली ये क्या होगा, ये डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, सो कोई भी रियल सर्किट अगर होगा तो वो हमेशा के लिए अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके नहीं रख सकता। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल या इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस मौजूद होगी उसके अंदर, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो। ठीक है, तो ये जो उसकी बिल्ट इन रेजिस्टेंस होती है
जस्ट लाइक बैटरी जो होता है, बैटरी के साथ हम क्या करते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स था तो हम सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाया करते थे आर एस के नाम से। इसी तरह अगर करंट सोर्स होता था तो उसको हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए हम पैरेलल में आर पी लगाया करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। तो वैसे ही जो रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, जो कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, इनका ये जिस मटेरियल से बने हुए होते हैं उनकी अपनी रेजिस्टेंस भी होती है। तो जो भी इसमें आप एनर्जी स्टोर करोगे वो उस बिल्ट इन रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, और इवेंचुअली वो कैपेसिटर या इंडक्टर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि अपनी जो एनर्जी है उसको वो डिसिपेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये क्या होता है, ये ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली हो रहा होता है। ठीक है। तो चूंकि इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट आउटपुट नहीं होता, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, ये कॉन्स्टेंटली क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। ठीक है। इसमें सर्किट का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो रहा होता है। इसमें आपको एक कांस्टेंट या सेम आउटपुट नहीं मिलता, या सर्किट हमारा स्टेबल नहीं होता। ठीक है। ये ट्रांजिशन में होता है, एनर्जी लूज कर रहा होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर आप चार्ज कर रहे हो कैपेसिटर को, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कि कुछ देर के लिए होगा। ओके, तो अगर तो वेरिएशन है हमारे पास रिस्पॉन्स में, ठीक है, चेंजिंग आ रही है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स। ठीक है, द सोर्स फ्री रिस्पॉन्स में बी कॉल्ड द नेचुरल रिस्पॉन्स। हमने पहले भी देखा है कि अगर सोर्स शामिल नहीं होगा तो सर्किट में हमारे पास सिर्फ पैसिव कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। अच्छा, उसी रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन भी होगी, यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाएगा। यानी कि जो चार्ज कंपोनेंट्स होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि सोर्स तो शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी कहलाता है सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, या इसको हम फ्री रिस्पॉन्स का नाम भी देते हैं, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल names of source free response: natural response, transient response, free response, complementary function, right? So these are all the alternative names of source free response, but since it is more descriptive in nature, ठीक है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नेचर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स का नाम देते हैं, या कॉमनली जो हम नेम कॉल करते हैं, ठीक है, सोर्स फ्री रिस्पॉन्स को, वो नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये वाली टर्म इस्तेमाल होती है। ओके, फोर्स्ड रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स, जैसा कि इसका आई मीन नाम ज़ाहिर है कि इसमें हमारे पास कोई फोर्सिंग फंक्शन मौजूद होगा। फोर्सिंग फंक्शन से मुराद क्या है कि इसमें बैटरी मौजूद होगी या सोर्स मौजूद होगा। ठीक है, तो बैटरी को हम फोर्सिंग फंक्शन भी कहते हैं, ये बात सहन में रखिएगा, ये आगे आएगा फोर्सिंग फंक्शन। ठीक है जी। तो अगर फोर्सिंग फंक्शन हमारे पास मौजूद है या सोर्स मौजूद है, और फिर हम किसी सर्किट का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज या करंट अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फोर्स रिस्पॉन्स कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, या अगेन फोर्स रिस्पॉन्स। तो इसमें जो दो टर्म ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ज़्यादा इस्तेमाल होती है और फोर्स रिस्पॉन्स ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, स्टेडी स्टेट से मुराद क्या है कि जब सर्किट एक सर्टेन हालत अचीव कर लेगा, ठीक है, या तो डिस्चार्ज हो चुका होगा या चार्ज हो चुका होगा, या किसी या कॉन्स्टेंटली एक तरह का आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ना ही चार्ज है ना ही डिस्चार्ज है, फंक्शन कर रहा है और आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, बट दैट आउटपुट इज़ ऑफ कांस्टेंट पैटर्न, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपके पास अनसर्टेनिटी नहीं होगी। ठीक है, आपको पता होगा कि हाँ जी, इसका रिस्पॉन्स जो है स्टेबल है, आउटपुट एक कांस्टेंट पैटर्न का हमें मिल रहा है। देन कंप्लीट रिस्पॉन्स। कंप्लीट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि फोर्स रिस्पॉन्स प्लस सोर्स फ्री रिस्पॉन्स दोनों शामिल होते हैं, यानी कि बिना बैटरी के जो रिस्पॉन्स था वो
प्लस विद बैटरी के रिस्पॉन्स, दोनों को अगर हम एडअप कर देंगे, ठीक है, यानी कि सोर्स फ्री और विद सोर्स, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट रिस्पॉन्स कहलाता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द समेशन ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स एंड फोर्स रिस्पॉन्स इज द कंप्लीट रिस्पॉन्स, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर फंक्शन, ये भी क्या कहलाएगा, कंप्लीट रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो ये टर्म्स हैं कुछ, इनको आप अपने जहन में याद रखिएगा या फिर क्लियर रखिएगा। अब आ जाएं थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ कुछ। तो यहाँ आप एक सर्किट देख रहे हैं, ठीक है, और ये सर्किट जो है डेफिनेटली इट्स अ सोर्स फ्री आर एल सर्किट, ठीक है। सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है और इंडक्टर मौजूद है, इसीलिए ये सोर्स फ्री आर एल सर्किट है, इसमें सोर्स मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर ये आई टी करंट है, दिस आई टी करंट विल फ्लो थ्रू दिस आई एल, आई मीन this L, and the same current will flow through R and it will circulate in this loop। तो चूंकि ये सेम करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये सर्किट कौन सा कहलाएगा, सीरीज सर्किट कहलाएगा। हम इसको करंट के पर्सपेक्टिव से क्या कह रहे हैं, सीरीज कह रहे हैं, ठीक है जी। अब हम ट्रांजिट एनालिसिस करते हैं। तो सर्किट समझ में आ गया आपको। अच्छा जी, इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, प्लस वी आर है, और इस एल के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, प्लस वी एल है। अपेरेंटली इन दोनों की वैल्यू क्या लग रही होगी आपको कि ये सेम होगी, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। Anyways, consider the simple series RL circuit shown in figure. Designate the time varying current as IT. Applying KVL, we have, what will we have, आर आई प्लस वी एल। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें के वी एल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वी आर अप्लाइंग के वी एल बिकॉज दिस इज आई टी, ठीक है। तो के वी एल में हम क्या करते हैं, वोल्टेज की एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी आर और फिर प्लस वी एल, ठीक है जी, इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके। तो अब यहाँ पे जो वी आर है, अगर आप गौर करें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपवर्ड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे जो वी आर लिखा हुआ है वो रिवर्स लिखा हुआ है इस आई एल के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, ठीक है, और ये माइनस आई इंटू आर, ठीक है जी, प्लस वी एल इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे। और ये माइनस और माइनस, क्योंकि देखें ये आई जो है ये रिवर्स है, ठीक है। तो जो वी आर की एक्सप्रेशन होगी वो हम फिर क्या लिखेंगे, माइनस आई आर लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आई आर प्लस, ठीक है, वी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और वी एल की हमने एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो, ठीक है, पहले हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें देखा था, एल डी आई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होती है। तो यही चीज़ देखें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मौजूद है। तो ये किस तरह से आता है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम कि जो डी आई अपॉन डी टी है, ठीक है, इसको हम यानी कि इस टर्म को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये जो आर आई वाली जो टर्म है इसको हम बाद में लिखते हैं। और हम इक्वेशन को क्या करते हैं, एल से डिवाइड कर देते हैं। जब एल से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये नीचे यहाँ पर एल आ जाएगा और इधर भी एल आएगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी आई अपॉन डी टी मिल जाएगा, और यहाँ पे आर अपॉन एल आई आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने इसको बस डिवाइड कर दिया है, किससे, वन अपॉन एल से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, ठीक है, बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, उससे मसला आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी प्लस आर अपॉन एल आई मिल जाएगा। ओके, अच्छा जी, हमारा जो पर्पज़ है, आवर गोल इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर आई टी,
ठीक है, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए किसकी, आई टी के लिए चाहिए एक्सप्रेशन which satisfies this equation and also has the value of it at t is equals to 0 as I naught. In other words, I0 is equals to I naught. हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए जो कि किसकी एक्सप्रेशन हो, आई टी की एक्सप्रेशन हो। ठीक है, हमें सॉल्यूशन चाहिए ना, तो उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए, और एक्सप्रेशन किसकी होगी, आई टी की होगी, जो कि किसी टर्म के बराबर होगा, और इसमें साथ में हमारे पास क्या आ रहा होगा, आई ज़ीरो की वैल्यू भी शामिल होगी। ठीक है, यानी कि आई टी जिसके भी बराबर होगा उसमें आई ज़ीरो भी शामिल होगा, यानी कि जो इनिशियल टाइम था हमारे पास जब टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो था, ठीक है, तो उस वक्त सर्किट का रिस्पांस क्या था या करंट की वैल्यू क्या थी, हमारे पास वो वाली वैल्यू भी होनी चाहिए, उस एक्सप्रेशन में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आई ज़ीरो भी लिखेंगे, और ये जो आई ज़ीरो है ये किसके बराबर होता है, आई नॉट के बराबर होता है, इसको हम आई नॉट का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है या फाइंड करनी है आई टी की, जिसमें हमारे पास क्या शामिल हो, आई नॉट भी शामिल हो। ठीक है, ओके। तो जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन आ गया है, ये जस्ट क्या कहते हैं उसे, इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वी कैन सॉल्व फॉर द नेचुरल रिस्पॉन्स इफ़ वी नो द इनिशियल कंडीशन आई ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू आई नॉट। ठीक है, देखिए हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रांजिएंट क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो उसमें सोर्स शामिल नहीं होती है। ओके, तो हम जो है सॉल्व करेंगे नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए, जिसमें क्या शामिल होगा, इनिशियल कंडीशन भी शामिल होगी, बिकॉज दिस आई नॉट या दिस आई ज़ीरो इज़ द इनिशियल कंडीशन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, करंट की क्या वैल्यू थी वो भी इसमें शामिल होगी। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगी इन द एंड वो ये वाली मिलेगी। ठीक है, आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, ये हम ड्राइव करेंगे। तो देखिए हमने आई टी की एक्सप्रेशन फाइंड कर ली, उसमें आई नॉट भी शामिल है, मीन्स इनिशियल कंडीशन शामिल है, और आगे एक्सपोनेंशियल की एक फंक्शन शामिल है जिसमें आर और एल और टी हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये वाली एक्सप्रेशन वैलिड होगी। आप इसमें जो टाइम की वैल्यू पुट करोगे वो टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो या इससे बड़ी वाली वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें इक्वल टू भी शामिल होगा, ये इक्वल टू मिस है। ओके जी, ऑलराइट। तो अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। तो आपकी बुक में जो है तीन डिफरेंट अप्रोचेस गिवन है। ठीक है, तीन डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो उनमें से जर्नल अप्रोच है सॉल्यूशन फाइंड करने का, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तीनों का हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा है। ओके ओके, तो ये जो सर्किट हम देख रहे हैं सीरीज़ आरएल सर्किट, ठीक है, हमने इस पे केवीएल अप्लाई किया था तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 हासिल हो गई थी। ठीक है, हमने पीछे वाली पिछली स्लाइड में हमने देखा था। तो जो जर्नल अप्रोच होता है उसमें शायद आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में किया हो कि हम अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको चेक करते हैं कि वो सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, कि वो वैलिडेट करता है इक्वेशन को या वैलिडेट नहीं करता। सही है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपना सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं। सही, इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडक्टर जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो बिहेवियर होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। दैट्स वाई वी हैव चूजन हेयर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म डायरेक्टली। तो हमने जो सॉल्यूशन अज्यूम किया वो क्या है कि आई टी इज़ इक्वल्स टू ए ई एस वन टी के बराबर है। ठीक है जी, इसमें जो ए है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और एस वन भी जो है हमारे पास ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वी हैव अज्यूम के जो हमें एक्सप्रेशन आई टी की चाहिए वो किसके बराबर है, ए ई एस वन टी के बराबर है। सो वी हैव अज्यूम्ड दिस सॉल्यूशन फॉर आई टी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, टी, एस वन और ए।
ठीक है, ये अननोन वैल्यूज़ हैं। तो टी तो हमें पता है कि ये टाइम है, ठीक है। बाकी ए और एस वन ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो हमें इनकी वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है। अगर ये हम फाइंड कर लेते हैं और ये वैलिडेट भी कर रही होती हैं इस वाली एक्सप्रेशन को, तो इसका मतलब हमारा जो अज्यूम सॉल्यूशन है वो ठीक है, राइट। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया है आई टी इज इक्वल्स टू ए ई एस वन टी, इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ आई आ रहा है। ठीक है, देखें ये आई टी है और यहाँ पे आई लिखा हुआ है। यहाँ पे आई लिखने का मतलब आई टी ही है, बिकॉज इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट लिखा नहीं है इधर, वो मसला नहीं है कोई। डी आई टी अपॉन डी टी प्लस आर अपॉन एल और आई टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि ये आई टी लिखा हुआ था, इसको हमने आई की जगह पे रिप्लेस कर दिया, तो वो मसला नहीं है कोई, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस आई इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ टी, सो वी कैन रिप्लेस दिस आई बाय दिस आई टी। ठीक है, तो आई टी की वैल्यू क्या है, ए ई एस वन टी है। तो अगर हम डी अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी की में अगर आई की जगह पर हम ए ई एस वन टी रखेंगे, तो क्या होगा, ये डी अपॉन डी टी ऑफ वट, ए ई एस वन टी। ठीक है, तो ए ई एस वन टी में क्या हमारे पास ए कांस्टेंट है, तो ये ए बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल से। फिर ये डी अपॉन डी टी जो है वो ई एस वन टी पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब एक्सपोनेंशियल पे आप अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल जो है वो ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई एस वन टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशियल होता है वो यही होगा, डेरिवेटिव। बाकी फिर हम पावर को सेपरेटली करते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ एस वन टी। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, ए ई एस वन टी और फिर आगे एस वन। ठीक है, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट जो है ये इससे पीछे निकल आएगा एस वन, और फिर डी अपॉन डी टी जो है सॉरी डी टी अपॉन डी टी, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए ई एस वन टी और एस वन। तो यही चीज़ जो है कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है, राइट। ओके, तो बाकी जो है ये आर अपॉन एल है। ठीक है, तो ये आर अपॉन एल ऐसे ही लिखा हुआ है। बाकी आई की जगह पर क्या आ जाएगा, ए ई एस वन टी आ गया, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो लिख दी। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से ए ई एस वन टी कॉमन निकाल लिया। जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी और ये दोनों टर्म किसके बराबर हैं, इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हैं। ठीक है, सो नाउ यू गाइज मस्ट नो दैट अगर a मल्टीप्लाई बाय b इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब a इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉसिबल है और b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन ठीक लिखी हुई है तो एस वन प्लस आर अपॉन एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, ए ई एस वन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अच्छा पहले हम इस ए ई एस वन टी को देख लेते हैं। ये भी क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय ई एस वन टी, ये बराबर किसके, ज़ीरो के है। ये ज़ीरो के बराबर कब हो सकता है, जब ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, या फिर एस वन इज़ इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हो जाए। इन दोनों सूरतों में ये वाली एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर होगी, यानी कि ए ई एस वन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। जाहिर है अगर ए ज़ीरो हो गया तो मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। या फिर अगर इसकी पावर में हम क्या पुट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, तो नीचे आकर के ए की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के नीचे इनफाइनाइट आ रहा हो तो भी ज़ीरो वैल्यू हो जाती है। तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाए या फिर
जो S1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, माइनस इनफाइनाइट हो जाए। तो अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी ठीक हैं, तो अगर हम इसको पुट करें, ठीक है, इस वाली एक्सप्रेशन में, तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलना चाहिए, कोई रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें a इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, तो देखें यहाँ पर ये a ज़ीरो हो जाएगा और ये a ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गई। ठीक है जी, ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ज़ीरो हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि हम S1 को अगर हम माइनस इनफाइनाइट पुट कर दें, तो अगर हम S1 को माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे, इस S1 को माइनस इनफाइनाइट, ये भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी माइनस इनफाइनाइट, तो अगेन ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। ठीक है, दोनों टर्म्स ज़ीरो हो गई। हमें टोटल रिस्पॉन्स या कंप्लीट रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स है इसका ओवरऑल फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम, हमें ज़ीरो ही मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम वो तो यूज़ नहीं कर सकते, ना ही a इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये भी गलत है, और ना ही S1 इज़ इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट इस्तेमाल करेंगे, ये भी गलत है। दूसरी जो ऑप्शन था वो क्या था कि S1 प्लस आर अपॉन एल, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये बराबर किसके, ज़ीरो का हो जाए, तो S1 इज़ इक्वल टू आर अपॉन माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, ये अगर हम यूज़ करें, तो देखें इस एक्सप्रेशन में अगर हम यहाँ पर S1 की जगह पर क्या पुट करें, माइनस आर अपॉन एल, ठीक है, और यहाँ पर पावर में माइनस आर अपॉन एल, ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पर पावर में माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, तो इससे हमारी जो टर्म है या जो ये एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो नहीं हो रही। समझ आ रही बात, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम वो ज़ीरो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम ये वाला सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, S1 इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ रिपीट करके लिखी हुई है कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टाइम इट इज़ नेसेसरी दैट AES1t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि ये जो AES1t है ये ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो इसमें a ज़ीरो के बराबर होगा या फिर S1 माइनस इनफाइनाइट के बराबर होगा, ये पहली पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या होगा कि जो S1 प्लस आर अपॉन एल है, ठीक है, ये किसके बराबर हो, ज़ीरो के बराबर हो। ठीक, तो अगर ये होगा तो फिर S1 इज इक्वल्स टू माइनस आर अपन एल होगा। तो हमारे पास इसमें तीन सॉल्यूशन है, a इज इक्वल्स टू ज़ीरो, s इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट और S1 इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल। तो हमने इसमें से चूज़ करना है। तो ये दो हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिए, बिकॉज अगर हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम S1 इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टाइम, ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि रिस्पॉन्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, हर टाइम के लिए। लेकिन अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स ज़ीरो नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिल रही होंगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टाइम। सो वी विल यूज़ S1 इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल एज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या अज्यूम करते हैं, हमारा जो अजम्पशन थी, यानी कि ये वाली आई टी इज़ इक्वल टू AES1t, ठीक है, आई टी इज़ इक्वल्स टू AES1t, तो इसमें हम S1 की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, और A वैसे ही मौजूद है फ़िलहाल। ठीक है, तो आई टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए ई माइनस आर टी अपॉन एल हो गया, बिकॉज हमने इस एक्सप्रेशन को इसमें पुट किया और फिर हमने क्या किया, इसके वो फैक्टर्स मालूम किए। ठीक है, फैक्टर मालूम करने के बाद उसको हमने ज़ीरो से इक्वेट किया अलग अलग फैक्टर को, और फिर हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड किया। तो दो को हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमने सिर्फ किसको रखा, S1 को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उससे हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल गई, आई टी इज इक्वल्स टू ए ई माइनस आर टी अपॉन एल मिल गई। ठीक है, अभी भी इसमें क्या है, ए अननोन है। ओके,
ओके, तो ये वही पिछली वाली टर्म है जो हमने अज्यूम किया था अपना सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से क्या आ गया हमारे पास, आई टी इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल आ गया। सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो ए है वो क्या होगा, बेसिकली वो इनिशियल कंडीशन होगी, हम उसको इनिशियल कंडीशन से हासिल करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, वो आई ज़ीरो यानी कि आई नॉट के बराबर होगा। सो वी कैन रिप्लेस ए बाय दिस आई नॉट। तो जब हम इस ए को इनिशियल कंडीशन को जब हम रिप्लेस करेंगे किससे, आई नॉट से, तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, तो ए जहन में रखिएगा, ये हमने इनिशियल कंडीशन से हासिल किया है। ठीक है, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं एक तरीके से, इनिशियल एम्पलीट्यूड या इनिशियल वोल्टेज या करंट, इस केस में ये करंट होगा। ठीक है, यानी कि करंट एट टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, क्योंकि आप देख भी लें यहाँ पर, अगर हम इस टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई टी इज़ इक्वल टू, हाँ जी, ए आएगा। ठीक है ना, तो ए जो है हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, इनिशियल कंडीशन है ना, तो ये आई ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि आई नॉट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जब टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो इस करंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, हमने कहा था कि हम एक ऐसी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास आई नॉट भी शामिल होगा। ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें आई नॉट मिलना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए हमने जब यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास सिर्फ ए बाकी बचता है, बिकॉज ये ई की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा। ठीक है ना, टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, तो बल्कि इस वाली एक्सप्रेशन में ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई टी इज़ इक्वल टू आई नॉट, जब टी को हम जब ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाएगा आई टी। इसका मतलब ए हमारे पास बेसिकली आई नॉट के बराबर होना चाहिए, कि जब टाइम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या बचना चाहिए था, इनिशियल करंट बचना चाहिए था, यानी कि आई नॉट बचना चाहिए था। तो इसका मतलब ए शुड बी इक्वल्स टू आई नॉट। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है, जो सॉल्यूशन आया, वो क्या आया, आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, तो यही वाली एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अच्छा, ये हमने करंट की एक्सप्रेशन फाइंड करी है, बिल्कुल इसी तरह हम वोल्टेज की एक्सप्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन तो सेम होगा। आपको पता है कि करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो फंक्शन करंट का होगा वही फंक्शन वोल्टेज का भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं वोल्टेज के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम वोल्टेज की एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहें तो वी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, या फिर वी नॉट इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल, बिकॉज एस इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया वोल्टेज की एक्सप्रेशन। तो अब जो आपको यूज़ करना हो वो आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये पिछले वाला जो हमारा लेक्चर था 7 चैप्टर का, ये उससे रेलेवेंट है। इंडक्टर बिकम शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी सोर्सेज। ठीक है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है डीसी सोर्सेज के लिए, अगर सोर्स डीसी होगी तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डीसी सोर्स लगा दूंगा तो वर्चुअली ये इंडक्टर जो होगा ये एज आ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि V इज़ इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, ये वी एल है ना, तो अगर हमारे पास डीसी करंट होगा यानी कि सोर्स डीसी होगी तो ये करंट क्या होगा, डीसी होगा। डीसी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो का मतलब वी एल इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वी एल ज़ीरो होने का मतलब क्या है, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब इट विल बी अ शॉर्ट सर्किट, वर्चुअली शॉर्ट सर्किट। ठीक है, प्रैक्टिकली तो इंडक्टर मौजूद है लेकिन इसका बिहेवियर फॉर अ डीसी सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, अच्छा जी, इंडक्टर डज नॉट अलाउ इंस्टेंट करंट चेंज, इंडक्टर जो है वो फ़ौरन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता। ठीक है, इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ देर तक जो करंट इसमें से फ़्लो हो रहा होता है कोशिश करता है कि उसी को फ़्लो कराता रहे। ठीक है, इसके करंट
का जो फ्लो है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आए, और जब भी वेरिएशन आती है तो वो ग्रेजुअल ही आती है, इंस्टेंटली नहीं आती। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में। कैपेसिटर्स बिकम ओपन सर्किट फॉर डीसी सोर्स, और जो कैपेसिटर्स होते हैं वो डीसी सोर्स के लिए क्या होते हैं, ओपन सर्किट हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे अगर कैपेसिटर होगा, ठीक है, और साथ में एक डीसी सोर्स होगी प्लस माइनस, तो ये जो कैपेसिटर है ये एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस सोर्स के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये V है, ठीक है, वी ए है, तो ये वी सी इज इक्वल्स टू वी ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। जो प्लेट्स चार्ज हो गई हैं, जब चार्ज हो गई तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा, हालांकि बैटरी लगी हुई है, बट करंट इज नॉट फ्लोइंग, विच मीन्स दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग like an open circuit. So in the presence of our DC source and in steady state condition, कि जब आपने इस बैटरी को लगा के रखा होगा कुछ देर के लिए, तो कुछ देर बाद क्या होगा, it will behave like an open circuit। ठीक है जी, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8.2 है, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 8.5a फाइंड द वोल्टेज लेबल्ड V at t इज इक्वल्स टू 200 मिली सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये न्यूमेरिकल जो है ये मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस आप सिर्फ इतना ही देख लें, ये सिर्फ 7 स्लाइड्स हैं, इनको आप समझ लीजिए और ठीक से मेमोराइज़ कर लीजिए। ओके, तो कल हम इसके आगे करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्दी जल्दी जो है इसको करें और तकरीबन 1-2 दिन के गैप से हम इसको कवर कर लें। ठीक है, इस चैप्टर को। Anyways, we have time till 29, although के इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें थोड़ा पहले इसको अर्ली ख़त्म करना होगा, बट ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आई होप ये गाइस डोंट माइंड एंड गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज लर्निंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। तो फ़िलहाल इसको इतना ही रखें, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मैं इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। ठीक है, ओके।